आज फिर से हम लोग ऑनलाइन वीडियो के लिए तैयार हैं। अभी तक देश और विदेश में कोरोना की समस्या को उतनी अच्छी तरीके से या नहीं सॉल्व किया गया है या और भी ज़्यादा विकट होती जा रही है। इसलिए हम लोग पढ़ाई को तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए उपस्थित हैं। आज हम सबसे पहले आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़े गए पाठ को बताएंगे। पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने लोग वीडियो देखेंगे, उन सभी लोगों को ये काम करना है कि नोटिस बॉक्स में जो मैसेज बॉक्स होता है यूट्यूब वाला, उसमें अपना नाम, अपना क्लास और सेक्शन लिखकर देना है। और पर डे आप देखिए और देखने के बाद कर दीजिए। ये आपको पर डे करना है, प्रतिदिन वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद ये अटेंडेंस अपनी लगवाइए, ये ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम लोग अभी तक पढ़े हुए पाठों को और देखे हुए वीडियो को कि एक एक करके देख लेते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या देखा, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम नए चैप्टर को या बचे हुए पिछले वीडियो में जो पाठ रह गए थे उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले पुराने वीडियो को देख लेते हैं। पुराने पाठ को जो हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या रह गया या क्या क्या हमने देखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। यह है हिंदी साहित्य। पहला हम आप लोगों को बता रहे हैं कक्षा 8 के लिए है, ये कक्षा 8 और ये हिंदी साहित्य। हम ग्रामर के लिए दूसरा करेंगे, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की पुस्तक का नाम आपके लक्ष्य है। ये पुस्तक आपको आपके दुकान पर, जहाँ से आप किताबें खरीदते हैं, वहाँ पर आराम से उपलब्ध हैं। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें जाएं और जाकर ले आएं और पुस्तकों को ले करके अपनी किताबें ले आएं और किताबों के माध्यम से पढ़ें। वीडियो जो हम दे रहे हैं वो तो ठीक ही है, बिना किताब के आप वीडियो नहीं पढ़ पाएंगे। प्रश्न भी जो हम देंगे बिना आप बुक के नहीं उसे हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक पाठ को देख लेते हैं कि पहले कौन कौन सा पाठ हम लोगों ने पढ़ा है और इसी के आधार पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला पाठ था इतने ऊंचे उठो। ये देखिए, इतने ऊंचे उठो, ये एक कविता थी। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इसे लिखा था द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने इस कविता को लिखा और लिख करके आपको कुछ अंशों को, आपके लिए कुछ, पूरी कविता के कुछ अंश को दिया गया था। इस कविता में मैंने आपको इनके बारे में, द्वारिका प्रसाद जी के बारे में बताया था। कविता की पूरी व्याख्या की थी। इस कविता में क्या बताया गया है संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि कवि जो है युवा वर्ग को रंग, धर्म, जाति, द्वेष आदि के ऊपर उठकर व्यक्तित्व को निखारने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि परिवर्तन कलयुग की मांग है। प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं और कलयुग में अगर ये परिवर्तन संभव ना हुआ तो विकास रुक जाएगा। इसलिए कवि ने इस कविता में बताया है कि परिवर्तन कलयुग की मांग है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि और इस परिवर्तन के कर्णधार और आधार युवा हैं। इसलिए युवाओं में सृजन शक्ति और सृजनशील समाज का निर्माण करने हेतु नव ऊर्जा होती है। इसलिए उन्हें ही आगे आना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इस पूरे पाठ में मैंने आपको शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, तमाम चीज़ें बताई थी। इन वीडियो को आप YouTube से दोबारा देख सकते हैं और अपनी बची हुई या जो चीज़ें आप ना समझ पाए उसको पुनः देख सकते हैं। दूसरा पाठ था हमारा परीक्षा। परीक्षा पाठ के लेखक थे प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने इसमें एक ऐसी कहानी बताई थी जिसमें सुजान सिंह नाम के एक दीवान होते हैं जिनकी उम्र हो चुकी रहती है और वो रिटायर होना चाहते हैं, परंतु जो उनके राजा होते हैं यानी बादशाह होते हैं वो उनको रिटायर करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके समान कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, ईमानदार
आदि गुणों से भरा हुआ व्यक्ति सुजान सिंह दूसरा कोई नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने सुजान सिंह से ये प्रार्थना की कि आप रिटायर मत होइए। परंतु सुजान सिंह ने कहा कि मैंने इतने दिनों तक आपकी सेवा की है और आपकी सेवा में मैंने कभी कोई चूक नहीं की है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में कुछ गलती हो जाए और मुझसे कोई गलती हो तो बेकार में दाग लगेगा मेरे कैरियर पर, मेरे जीवन पर। इसलिए मैं ये त्याग करना चाहता हूँ, इस पद को छोड़ना चाहता हूँ। अंत में राजा साहब ने उनके ऊपर एक शर्त रखी कि आप तभी हम आपको छोड़ सकते हैं जब आप अपने ही जैसा एक योग्य दीवान चुन लें और चुनकर मुझे दे दें। सुजान सिंह ने उनकी बात मान ली और एक प्रतियोगिता रखी कि एक व्यक्ति को 1 महीने तक मेरे संरक्षण और निरीक्षण में रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति मान्यताओं पर, मानवताओं पर जो शर्तें थी उस पर खरा उतरेगा, उसी को दीवान का पद दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आए, बनावटी थे, तरह तरह के थे, झूठ बोलने वाले थे, परंतु सबको दीवान सिंह ने अलग कर दिया और एक जो सचमुच उस पद के योग्य था उसको उन्होंने बना दिया। और इस तरह से इस कहानी को समाप्त किया। अगली कहानी थी बौद्ध गाथाएँ। बौद्ध गाथाएँ जातक कथाओं से ली गई 2 कहानियाँ थीं। यह बौद्ध गाथाएँ ये जातक कथाओं से ली गई थी। ये लोक प्रचलित कथाएं हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से प्रायः संबंधित होती हैं और विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने वाली होती हैं। इसमें 2 कहानी थी। पहली थी संगति का असर और दूसरी थी मूर्ख ने सीखा। पहली संगति का असर का में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये बताया कि जो व्यक्ति जिस तरह की संगत, यानी संगति मतलब साथ, जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का उसका चरित्र और व्यवहार हो जाता है। उन्होंने एक रास्ते पे अपने शिष्यों को समझाने के लिए रास्ते पर चल रहे थे और एक रस्सी पड़ी मिली, उसको उठाने के लिए बोला। जब रस्सी को उठाया तो उन्होंने कहा कि सभी लोग इसको बारी बारी से सूंघो। तो जब उन लोगों ने, सभी शिष्यों ने सूंघा उनके, तो उन्होंने कहा इसमें मरी हुई मछली की गंध सी आ रही है। तो उन्होंने समझाया, देखो इस रस्सी का कोई दोष नहीं है, ये रस्सी जब बनाई गई तो अपने गुणों से परिपूर्ण थी और इसकी एक अलग खुशबू थी, परंतु इसमें मरी हुई मछली को बांधने की वजह से मरी हुई मछली के दुर्गुण इसमें समाहित हो गए। हालांकि इसका कोई दोष नहीं है इसमें। इसी तरह से हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की साथ और संगति करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या वो उसके लिए उचित है या नहीं। पहली कथा। दूसरी कथा थी मूर्ख ने सीखा। इसमें 2 भाई रहते हैं। एक भाई बुद्धिमान होता है जिसका नाम रेवतक होता है, दूसरा भाई थोड़ा बुद्धू होता है जिसका नाम बंधूक रहता है। बंधूक क्या करता है, वो किसी सामान्य बात को भी साधारण तरीके से नहीं सीख पाता, इसलिए उसको बार बार सिखाना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने उसे 2-3 चीज़ें करने को दिया और लगातार उसे ही करते रहने के लिए कहा। धीरे धीरे उसने इन चीज़ों को सीख लिया। इस तरह से उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि अगर लगातार प्रयास किया जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सीख सकता है। उसके बाद चौथी कहानी थी आपकी सॉरी बेस्ट फ्रेंड। सॉरी बेस्ट फ्रेंड भी आपकी एक अच्छी स्टोरी थी जिसकी लेखिका थी हेमांगिनी रानाडे। हेमांगिनी रानाडे ने इसमें बताया कि इसमें एक बच्चा है और उस बच्चे की माँ और वो बच्चा दोनों दिल्ली से मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके पिताजी का देहांत हो चुका रहता है और मुंबई में उसका नाम लिखा जाता है। बच्चे का नाम सोनू रहता है। उसके यहाँ काम करने के लिए एक बाई आती है। उस बाई की एक पुत्री होती है जिसका नाम रहीमन होता है। रहीमन जो होती है वो आती है, पहले दिन दरवाजे के पास बैठी रहती है, परंतु सोनू उससे बातें करता है। दूसरे दिन जब शाम को उसकी मम्मी आती है, सोनू की मम्मी, तो वो अपने और रहीमन के बारे में बताती है। तो सोनू की मम्मी को लगता है कि अगर ये रहीमन यहाँ पर रह जाए तो इसको अच्छा लगेगा, तो उन्होंने अपनी नौकरानी से, बाई से बोला कि तुम रोज़ इसको लेकर आया करो। वो रोज़ लेकर आती थी। महीने के अंत में उसकी मम्मी 2 लिफाफा देती हैं, एक बाई के लिए और एक रहीमन के लिए। सोनू को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी रहीमन उसकी
बेस्ट फ्रेंड थी, परंतु जब वो लिफाफा देखता है तब सोनू को ये बुरा लगता है कि रहीमन उसके साथ इसलिए खेलती थी क्योंकि उसकी माँ उसे पैसे देती थी, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन क्या होता है कि रहीमन सोनू की माँ उन दोनों को घुमाने के लिए बाहर ले जाती हैं। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद उन लोग ये देखते हैं, सोनू देखता है कि रहीमन का घर जो है बहुत अच्छा बना हुआ है और वो उसकी प्रशंसा उसकी माँ भी कर रही है। ये बात उसे बहुत बुरी लगती है। वो ये सोचता है मन में कि माँ से ये पैसे भी लेती है और माँ की प्रशंसा भी लेती है, इसलिए वो उसके घर को तोड़ देता है। बाद में माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को लेकर चली आती है। सोनू ना तो वो खाना बनाती है, ना सोनू को खाने को देती है और ना खुद खाती है। दूसरे दिन सोनू को स्कूल ना भेज करके वो उसे रहीमन के घर ले जाती है और रहीमन के घर में उसे दिखाती है कि देखो रहीमन कैसे रहती है। वो जो पैसे मैंने दिए थे वो इसलिए दिए थे ताकि रहीमन अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। सोनू को इस बात का बहुत दुख होता है और वो उसके लिए रहीमन से माफ़ी मांगता है। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, जो एक सीख देती है कि हमें बिना जाने बूझे, बिना समझे बूझे किसी भी प्रकार की कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। 5वां पाठ था हमारा गंगा की विदाई। ये देखिए गंगा की विदाई, इसमें जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। मैंने आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बताया था। पूरे गंगा की विदाई पूरी कविता की व्याख्या आपको दी थी और ये ही लास्ट वीडियो था हमारा जो हम लोगों ने समाप्त किया था, तो उसमें ये था। इस कविता में माखनलाल जी ने बताया, हिमालय को उन्होंने पिता बताया और गंगा को उनकी पुत्री बताया और ये बताया कि ये जब नदी वहाँ से निकली है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यानी रास्ते में जितनी भी बाधाएं पड़ी, गंगा नदी उन सभी को पार करती हुई मैदानों में आ गई। मैदानों में आ कर के उसने अपने निहित कार्य को पूर्ण किया और अपनी मंजिल अर्थात वह समुद्र में समा जाने वाला कार्य उसने पूर्ण किया। इस तरह से कवि ने हमें बताया कि गंगा अपने उद्देश्य में पूरी हुई। इसी तरह से उनका कहना ये था कि जिस प्रकार से हिमालय की पुत्री गंगा अपने कार्यों को पूर्ण करती हुई आगे बढ़ी, उसी तरह से हमें भी अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए अपने शपथ को, यानी हमने जो कार्य को लिया है, जो शपथ लिया है, उसे पूर्ण करते हुए हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अतः ये 5 पाठ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है और 5 पाठों के सभी प्रश्न और उत्तर मैंने आपको दिए हैं। वो सभी आपने अपने पास रखे होंगे। मैंने सबको बोला था कि अपनी अपनी कॉपियों में इसको रख लीजिए, क्योंकि इम्तहान के समय यही आएगा। आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था वो टेस्ट भी हमने इन्हीं चैप्टरों में से छाँट करके क्वेश्चन बना कर दिए थे। अगर जिसने भी एग्ज़ाम दिया है और उसने अपने रिजल्ट को देखा होगा, जिसने भी वीडियो को ध्यान से देखा है वो देखा होगा। ये था आज का वीडियो हमारा कक्षा 8 के लिए, और ये वीडियो हमने इसलिए बनाया था ताकि आप पिछले जो बनाए हुए वीडियो हैं उनको ध्यान से पुनः देख लें। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आप पुनः देख करके और उसका रिवीजन कर लें। फिर हम नया वीडियो, नया चैप्टर, नया वीडियो हम आपको आगे से देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।